स्टार्टअप नाम तो सुना ही होगा। देखिए आजकल इंडिया में ये नाम ना बहुत फेमस है और अब तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस नाम से रूबरू हो चुके हैं, अच्छे खासे वेल नोन हो चुके हैं और इस नाम के साथ साथ उनको एक स्टेटस सिंबल भी दिखता है और दिखता है कि यार बहुत सारा पैसा है, मैंने स्टार्टअप शुरू किया है, या फिर कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसे फ्यूचर में प्लान बना लेते हैं और कुछ मनगढ़ंत या फिर और कुछ ऐसी बातें जो उनको लगता है कि यार स्टार्टअप शुरू करने से बहुत सारा पैसा आ जाएगा या फिर लाइफ एक चेंज हो सकती है। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ऐसा है, बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे आए हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है, अच्छे लेवल पे काम किया है। हमें एक दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि भाई हर एक काम स्टार्टअप नहीं होता, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो कि काम जरूर होते हैं। तो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूँ, कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं फला फला एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ या फिर रेस्टोरेंट की एक चेन खोल लेता हूँ या फिर मैं गाड़ियाँ बेचना शुरू कर दूँ, कोई रिपेयर शुरू कर दूँ या फिर मैं कोई दूसरा इस टाइप का कोई काम करने लग जाऊँ जो कि एक पब्लिक में पहले से ही वेल नोन है, मेजर पब्लिक को बेनिफिट नहीं हो रहा, तो भाई ऐसे काम को स्टार्टअप नहीं बोला जाएगा। ऐसे काम को स्टार्टअप नहीं बोला जाता, बल्कि एक नॉर्मल जो आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वही बोला जाएगा। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले या फिर कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले, तो वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा किस किस प्रकार से आप अपना स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ कहाँ आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ कहाँ से आप पैसा ले सकते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, ऑपरेशनली क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो वन बाय वन हम इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा। मैंने लीगल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पहले भी बताया है कि जब भी बिजनेस शुरू होता है तो आपको ये बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि भाई आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप हो, ओपीसी हो, कोई ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो। इसमें स्टार्टअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है उसको कभी भी स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। दे विल नेवर बी ट्रीटेड एज ए स्टार्टअप। उसके लिए आपको जरूरी है कि या तो आप एक एलएलपी हो, ओपीसी हो और या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। सबसे बेस्ट प्रेफरेंस जो मिलती है वो मिलती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जिसमें मिनिमम 2 शेयर होल्डर होने जरूरी हो। तो आप अपना जब भी रजिस्ट्रेशन करवाएं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अगर आपको स्टार्टअप की कैटेगरी में करवाना है तो हमेशा उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कैटेगरी में करवाएं। सर एलएलपी करवा ली, अब क्या करें भाई? अगर आपने एलएलपी करवा भी ली है तब भी यू आर एलिजिबल फॉर ए स्टार्टअप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एलएलपी के अंदर दिक्कत ये रहती है कि ना लेटर ऑन स्टेज के ऊपर आपको क्योंकि अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी तो आपको फिर वो कन्वर्जन करवाना ही पड़ेगा। तो आप अपनी एलएलपी को एक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हो और जब आप उसका कन्वर्जन करवाओगे तो स्टार्टअप के जो रजिस्ट्रेशन हैं और ट्रेडमार्क्स हैं और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको चेंज करवानी पड़ेंगी, उनके रजिस्ट्रेशन को चेंज करवाना पड़ेगा, अमेंड करवाना पड़ेगा या फिर पर्टिकुलर एक्ट में जो भी चीजें बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप हमेशा स्टार्टिंग में अगर आपको एक स्टार्टअप की तरह ही लंबा ग्रो करना है तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये बात होगी आपकी लीगल स्ट्रक्चर की। अब जैसे आपका लीगल स्ट्रक्चर तो बन गया है, उससे पहले उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि फंडिंग का। देखिए फंडिंग आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन फंडिंग दूसरे के पैसे से ज्यादा खुद की भी जरूरी है। खुद की का मतलब भाई अपना कुछ पैसा तो लेके आओगे, कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक की आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग आपकी वर्किंग कैपिटल। जो स्टाफ को आप पेमेंट करोगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करोगे, कोई को वर्किंग स्पेस लोगे, अगर आपका खुद की कोई जगह नहीं है, रेंट पे ले रखे तो वहाँ का किराया दोगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कम से कम वो 1 से 1.5 साल का टेन्योर आपका मांगती है, पैसा खींचती रहेंगी। उसका पैसे का जो मीटर है या फिर खर्चे का जो मीटर है वो आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो आप क्या सोचते हैं कि चल यार जेब में कुछ पैसे रखें और किसी प्राइवेट इक्विटी को बोलते हैं कि यार देखो ये आइडिया है और इस प्रकार से एग्जीक्यूशन होगा और हमें पैसे दे दो। भाई नहीं मिलेंगे, कोई नहीं देगा आपको, कभी भी नहीं देगा और देने भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि फंडिंग के लिए आपको अपनी फंडिंग, अपने पैसे के साथ साथ दूसरे के पैसे का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो पैसा कब देगा, कब हमें कोई इक्विटी मिलेगी या डाइल्यूट होगी। तो फंडिंग के लिए आपको अपने पैसे के साथ साथ दूसरे के पैसे की भी एक रिस्पेक्ट करनी होगी कि यार किस टाइम तक वो पैसा हमें मिल सकता है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रोंग करके रखिए, 1 से 1.5 साल तक का पैसा आपके पास होना चाहिए। अगली जो बात है वो ये है कि आप अपने स्टार्टअप के अंदर एक आइडिया तो ले आए, बट उसका एग्जीक्यूशन कैसे करोगे। देखिए लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं लेकिन उनका एग्जीक्यूशन वो कर नहीं पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है आपकी एग्जीक्यूशन की।
और क्या वो आइडिया लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है वो भी आपको देखना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि अभी आपके जो ऑनलाइन गेमिंग है वो सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे या बंद होने की कैटेगरी पे है, आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आपका आइडिया ठीक है कि भाई आप मैं एक ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके ऊपर लोगों को पैसा लगवा के और मैं उसका एक एक्स अमाउंट अपना कट रख सकता हूँ, बट भाई गवर्नमेंट ने एकदम से बैन कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कल को उस आइडिया के साथ साथ कोई ऐसी लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है या आ सकती है ताकि आपका स्टार्टअप अब कंप्लीट फेल ना हो जाए। स्टार्टअप्स के लिए जो गवर्नमेंट फंड बना रही है उसके तहत भी आ सकता है, और बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो कि स्पेशली स्टार्टअप को पैसा दे रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब पैसा तो आपको मिल गया, अब साथ साथ में आपको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि भैया इसका ब्रेक इवन कब तक आ सकता है। आप पैसा लगाए जा रहे हैं, मार्केटिंग के ऊपर खर्चा किए जा रहे हैं, मार्केटिंग करना इजी है, बट उस पैसे का रियलाइजेशन भी आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है। तो कॉस्ट और ब्रेक इवन का एनालिसिस आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अगला जो पॉइंट आता है वो है कि आपकी टीम, अच्छी टीम। देखिए, आपको स्टार्टअप के लिए दोस्त नहीं चाहिए, आपको टीम चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता लग रहा है यार उसमें कुछ प्रॉफिट है, लॉस है, क्या चल रहा है और किस हद तक आपको पैसा खर्च करना है। दोस्त का मतलब क्या है कि यार चल यार समोसे खा रहे हैं, उस टाइम पे एक स्टार्टअप शुरू कर लिया, एक आइडिया मन में आया और स्टार्टअप शुरू कर लिया। भाई ऐसा नहीं है। दूसरा, दोस्तों में कई बार ऐसा होता है यार आप भी इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर हूँ, आप भी सीए हो, मैं भी सीए हूँ, 5 लोग मिले, उन्होंने एक जैसा काम किया, एक जैसी प्रोफाइल थी, भाई नहीं चलेगा। कम से कम अपनी जो प्रोफाइल्स है वो उन सबको डाइवर्सिफाई कीजिए। एक टेक्निकल देख सकता है, एक मीडिया देख सकता है, एक लीगल पार्ट देख सकता है, एक टैक्सेशन का देख सकता है, और साथ में ऐसा हो कि कोई दूसरा बंदा कोई दूसरी फील्ड मार्केट में बाहर जाके अपना काम कर सके, कुछ धंधा लेके आ सके। वो उसका काम ही सिर्फ ये रहे कि वो उसको बाहर ही रहना है, तो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकता है, चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप एक ही जगह पे बैठे रहोगे, एक ही प्रोफाइल के आदमी हो, तो थोड़ा सा उसमें लिमिटेशंस हो जाती है। तो आप अपना स्टार्टअप शुरू करो तो ये बातें आपको जरूर से जरूर ध्यान रखनी है। अगला आता है आपका टेक्निकल और डिजिटल फुटप्रिंट्स। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टेक्निकल इतने स्ट्रोंग नहीं है और अपना कोई प्रोडक्ट का इनोवेशन तो कर देते हैं, कोई केमिकल का इनोवेशन कर दिया, कोई प्रोडक्ट ऐसा कर दिया, कोई प्रोटोटाइप ऐसा बना दिया, लेकिन उनका डिजिटली जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल ही पुअर है। यानी कि ना तो कोई डिजिटल फुटप्रिंट्स है, ना व्हाट्सएप है, ना प्रॉपर वेबसाइट है, ना लोगो डिजाइनिंग है, ना कुछ और है, ठीक है। और अपनी जो उनके पास डेटा तो खैर चलो है ही नहीं। तो स्टार्टअप करने के साथ साथ आपको अपना डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। और इसमें कुछ बड़ा गेम नहीं है, आपको एक एजेंसी हायर कर लेनी है। आजकल बहुत सस्ते एजेंसी मिल जाती हैं और लगभग 5,000 से लेके 15,000 20,000 और ऊपर तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो वो एक आपकी स्टार्टिंग के अंदर जो आपकी डिजिटल फुटप्रिंट्स को, डिजिटल प्रेजेंस को आपको बढ़ाएगी। तो इससे स्टार्टअप को आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लोगों के सामने अगर ये आएगा तो कहीं ना कहीं पे जो लोगों का डेटा भी इकट्ठा होता है, उनके साथ साथ ये चांसेस बढ़ते हैं कि स्टार्टअप को ग्रोथ मिले। अब बात करेंगे कि स्टार्टअप करने में ना और क्या क्या दिक्कत आ सकती है। देखिए, एक पहली तो मैंने आपको डिस्कस कर ली, फंड रेजिंग की। भाई हर एक स्टार्टअप को पैसा नहीं मिलता, ये ध्यान रखिए, नहीं मिलता, नहीं मिलता, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है कि मार्केट में उसकी स्केलेबिलिटी क्या है। और जस्ट एन आइडिया है, आपने एग्जीक्यूट कर दिया लेकिन उससे कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, यार फ्यूचर में फोरकास्टिंग ऐसी है कि यार प्रॉफिटेबल नहीं है, तो भैया आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप ये गलती में बिल्कुल मत रहना कि भैया आपने स्टार्टअप शुरू किया और आपको पैसा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो एंजल इन्वेस्टर हो, जो बड़े बड़े इक्विटी फंड्स है, वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। दे हैव देयर प्रॉपर टीम, कोर टीम, कि जो सिर्फ स्टार्टअप का एनालिसिस ही करते हैं। अगर आप वहाँ पे फेल हो गए तो फिर आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। इसके बाद एक दिक्कत और भी है, रेगुलेटरी बर्डन। देखिए, इंडिया में बोला तो जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि एक दिन में कंपनी खुल जाएगी, 2 दिन में कंपनी खुल जाएगी। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद बहुत सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशंस, स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशंस, कंपनी इनकॉर्पोरेशन करता हूँ, लेकिन जितनी प्रॉब्लम एज ऑन टुडे आ रही है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। 15 से 20 दिन में आपकी मिनिमम एक कंपनी खुलती है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का तो आप पूछो ही मत, पूछो ही मत। इतना बेकार काम है इंडिया के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको अपनी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करनी है कि भैया कम से कम भी सारे प्रोसेस में, रजिस्ट्रेशन में, जीएसटी में, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में, और वट एवर किसी भी टाइप के जो भी आपके रजिस्ट्रेशन के काम है, तो उसके अंदर आपका एक अच्छा खासा टाइम पीरियड कंज्यूम होने वाला है। और इसकी वजह से ना बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप लेके ही नहीं आते, छोड़ यार क्या करेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है कि इतना सारा जो लीगल कंप्लाइंसेज है वो बड़े दिक्कत में है। तो इतने सारे जो लीगल कंप्लाइंसेज है वो किस प्रकार से पूरा करें। बट उसका सोल्यूशन है, एक अच्छा सीए रखिए, अच्छा कंसल्टेंट रखिए, वो अपनी प्रोफेशनल फीस लेगा, बिल्कुल लेगा, और उसका राइट है।
तो बट एटलीस्ट आपका जो कंप्लायंस का बर्डन है वो तो कम करके दे देगा। अगला जो पॉइंट है जो स्टार्टअप में दिक्कत आ रही है वो है कि कंपटीशन। देखिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, हर एक लोग दूसरे के आइडिया को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद उसी को कहीं ना कहीं पे चलाने की ट्राई करते हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो अगर आप भी कोई ऐसा स्टार्टअप देख रहे हैं कि यार दूसरे का धंधा कॉपी किया, ठीक है, वही प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें और फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो भैया ऐसा सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। एक चीज़ आपको जो ज़रूर ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप अपना कोई भी किसी के साथ अपना आइडिया जब भी किसी के साथ अपना आइडिया शेयर करते हैं, लेट्स से आप अपने वेबसाइट डेवलप करवाते हैं, कोई डिजिटल फुटप्रिंट्स रखना चाहते हैं, तो आप अपना एक एनडीए जरूर बनवाना। देखिए एनडीए का मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने डिटेल्स, अपने क्लाइंट्स की डिटेल या वट एवर किसी भी टाइप की डिटेल है वो आपने किसी कंसल्टेंट के साथ शेयर कर दी और उसी कंसल्टेंट ने उन सारी चीज़ों को आगे बेच। स्पेशली ये काम वहाँ होता है जहाँ आपकी वेबसाइट डेवलप होती है, ठीक है, क्योंकि कई बार आपने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन आप टेक्निकल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको अपना जो काम आउटसोर्स करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप अपना एक एनडीए जरूर से भी जरूर अपना एग्जीक्यूट करवाइए। इसके लिए आपको टैक्स कंसल्टेंट या एडवोकेट से बात कर सकते हैं और बहुत छोटा काम है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव काम भी। एक दिक्कत ये भी रहती है कि एम्प्लॉई, भाई वो दिक्कत आज भी है, आने वाले लंबे टाइम तक रहेगी कि एम्प्लॉयज़ की जो रिटेंशन रेशियो है ना वो बड़ी बेकार है यार, ठीक है, भाग जाते हैं, चले जाते हैं। अब ये आपको देखना है कि किस प्रकार से आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपने पास होल्ड करके रखते हैं, क्या उनको आप परक्यूजिट्स दे सकते हैं, किस प्रकार का उनका बेनिफिट कर सकते हैं। मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट ये चीज़ें आपको जरूर से जरूर सोचनी है कि उनको क्या स्टॉक्स दिए जाएं, कुछ शेयर होल्डिंग दी जाए, किस प्रकार से उनको आपको रखना है, वो आपको डिपेंड करता है आपकी जो स्टार्टअप है उसका स्केलअप क्या है और कितने पैसे वहाँ तक आप खर्च कर सकते और कितने पैसे आप उनके ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो ये स्टार्टअप के अंदर आपको दिक्कत रहेगी, ये आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है। साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि भैया आपने जो स्टार्टअप बनाया वो कहीं एक पर्टिकुलर इंडिया के अंदर तो नहीं रह गया, एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर तो नहीं रह गया, एक पर्टिकुलर छोटे से स्टेट के अंदर तो नहीं रह गया। तो स्केलेबिलिटी आपको देखनी है कि क्या वो धंधा आउट ऑफ इंडिया जा सकता है, बड़े लेवल पे जा सकता है या नहीं जा सकता। हालांकि मेरा ये मानना है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स का जो आइडिया है वो तो पहले से ही आउट ऑफ इंडिया से आता है, बट स्टिल कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को, कोई स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं, तो आपको वो आउट ऑफ इंडिया लेके जाना चाहिए। और स्टार्टअप शुरू करने से पहले ये आपको देखना पड़ेगा कि उसकी स्केलेबिलिटी कहाँ तक पहुँच सकती है। अब आपने कंपनी तो बना ली या लीगल स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, इसके साथ साथ आपको ना एक सर्टिफिकेट लेना होता है DPIIT डिपार्टमेंट से। तो वही आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि जिसके अंदर लिखा जाएगा कि यस यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टार्टअप, और उसके बाद ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलना स्टार्ट होंगे। खाली आपका प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन करवा लिया या फिर कोई और LLP में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वहाँ से आपको स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप DPIIT का जो सर्टिफिकेट है वो जरूर से भी जरूर लें। एक बात ये भी है कि आप कहीं पे भी जो फंड रेजिंग के लिए जाते हो या फिर अपने जो स्टार्टअप है उसको प्रमोट करना चाहते हो, तो यार कम से कम अच्छा पिच डेक तो सीखो, एक प्रेजेंटेशन बनानी तो सीखो, ठीक है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ जाते हैं, चेयर पे बैठते हैं, भैया मेरा आइडिया ये है, ये काम मैं करूँगा। भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत कुछ आपको बताती है, बहुत कुछ आपको सिखाती है। तो आपको ये चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है। अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ जाइए, अच्छी PPTs के साथ जाइए। एज ऑन टुडे तो आप जो इसको AI के थ्रू भी बना सकते हैं। AI के थ्रू नहीं बनाना यार, किसी को काम दे दो, किसी फ्रीलांसर को काम दे दो, बहुत सस्ते में काम करता है यार। इंडिया जितनी सस्ती प्रोफेशनल स्किल्स तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, बट आपकी एक बार कॉस्ट लगेगी, उसके बाद वो आपका लाइफ लॉन्ग यूज भी हो सकता है। तो प्रेजेंटेशन आप कभी भी किसी को दो तो कम से कम एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो, अच्छे टेक्सचर के साथ हो, अच्छे लुक के साथ हो। खाली बातें करने मत जाइए किसी के साथ भी। किसी के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, तो खाली बातें मत कीजिए, प्रेजेंटेशन का वो जरूर से जरूर स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा नेटवर्किंग के ऊपर। भाई नेटवर्किंग का मतलब क्या है यार, लोग ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं, बढ़िया बढ़िया जो कंसल्टेंट हैं और बढ़िया बढ़िया उनके पास स्किल्स हैं, बट वो क्या करेंगे, बैठेंगे एक कमरे में अपने ऑफिस में, बाहर उनको निकलना ही नहीं है। यार बाहर जाओ, इंक्यूबेटर से मिलो, टैक्स कंसल्टेंट से मिलो। गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वे बार बार में कुछ प्रोग्राम्स रन करती हैं, वेबसाइट्स पे जाओ, कम से कम कुछ व्हाट्सएप के चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करो, या फिर अपना चैनल जो आपने क्रिएट कर रखा उसको लगातार कंटिन्यूसली अपडेट करो। तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा।
मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा, आप वीकली कम से कम 2 दिन ऐसे डिसाइड करिए, 2 वर्किंग डे ऐसे डिसाइड करिए जहां आप अपने ऑफिस में बैठना ही नहीं है, आपको जाना है बाहर। और बाहर जाके आपको जो भी आपका धंधा है, जो भी काम है, जो भी आइडिया है, जो भी स्टार्टअप है, उसके बारे में डिस्कशन कीजिए, बात करिए। अरे यार, कम से कम कुछ लिमिटेशंस तो पता लगेगी। दूसरों की बात सुनोगे तो वहाँ से ये तो कुछ पता लगेगा कि यार उस एक्स पर्सन ने गलती नहीं करी, मैं तो इस प्रकार से शेयर होल्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, या फिर मैं अपनी इक्विटी को इतना डाइल्यूट ना करूँ। तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको बैंकर्स के पास जाना पड़ेगा, बात बतानी पड़ेगी, प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपको घर में बैठे बैठे कोई पैसे देने नहीं आएगा, और ना ही आपके स्टार्टअप को ऐसे ग्रोथ मिलेगी। आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो है हमारे इंडिया में तो ये चलती है कि मेंटर की, यानी कि गुरु की। देखिए, पैसा तो आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगा, कोई ना कोई दे जाएगा। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके जो स्टार्टअप है उसके अंदर बढ़िया एक टैलेंट है, और वो बिजनेस ग्रो कर सकता है, तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसको ग्रो कैसे करवाना है, उसके लिए एक मेंटरशिप चाहिए। तो मेंटरशिप आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। पहले तो ये कि जो आपके कुछ स्टार्टअप्स जो पहले ही सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनिए, उनके फेलियर्स की भी स्टोरी सुनिए। आपके जो टैक्स कंसल्टेंट है या सी हैं, उनसे बात करिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं या फिर अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो वो सुनिए। वो भी आपका एक मेंटर हो सकते हैं। या फिर आपके कोई एक्स एम्प्लॉय हो सकता है, या कोई जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस का कोई बंदा हो सकता है, बट एट लीस्ट कम से कम उससे डिस्कशन जरूर करिए कि यार ये चल रहा है, अभी ये दिक्कत आ रही है, यहाँ हम ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि जो बंदा स्टार्टअप शुरू करता है ना, उसके पास पहले ही बहुत सारे काम होते हैं, एनर्जी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो वो सारा अपनी एनर्जी को लगा देता है ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में। कहीं ना कहीं मेंटरशिप का रोल आता है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि जिनके पास मेंटर हैं, जिनके पास बात बताने वाले लोग हैं, सही लोग, ऐसा नहीं कि किसी को भी आप अपना मेंटर बना ले, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आपका कहीं ना कहीं पे बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा, स्केलेबिलिटी आपका बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए, ये था आपका स्टार्टअप के बारे में बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा, ठीक है, आप काम करिए। देखिए, इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, अच्छा लुक आफ्टर करते हैं, तो आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। टेक्निकल्स और कुछ जो रजिस्ट्रेशंस के रिगार्डिंग आपको कोई भी बात करनी है, या इस वीडियो में आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए, तो आप हमें रीच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस वीडियो को अलग अलग लोगों को शेयर कीजिए, जो नए स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, किस प्रकार अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो, तो इसका ओवरऑल बेनिफिट देश की इकोनॉमी को मिले। थैंक यू। किसी डाउट के लिए आप हमें बता सकते हैं।